नमस्कार, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दुनिया ज्ञान की। आज हम बात करते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम की। ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कहाँ से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। तो थोड़ा सा आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और शायद मैं इसको कुछ पार्ट्स में भी आगे और बनाऊंगी, ठीक है? तो आज मैं थोड़ा डिटेल्ड आउट करके आपके साथ बात करती हूँ। मैं कुछ नोट्स भी साइड बाय साइड पढ़ रही हूँ और आपको उसके बारे में और बातचीत भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले 14 जुलाई 1789 को पेरिस में एक खबर फैल गई कि भाई वहाँ का जो राजा है उसने ट्रूप्स को कमांड किया है, सिटी में जाओ और लोगों को ओपन फायर करना स्टार्ट कर दो सिटीजन्स के ऊपर। कुछ 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने एक मिलिशिया बना लिया, अपना एक पीपल्स मिलिट्री जैसा बना लिया और उन्होंने कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तोड़ फोड़ करी, उनमें घुसे और वहाँ पे आर्म्स ढूंढने लग गए कि कहाँ पे हथियार रखे हुए हैं। फाइनली कुछ जो ग्रुप के 100 के आसपास लोग थे वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ जाने लगे और वो वहाँ के जो प्रिजन, जो फैक्ट्रीज जो पहले बनाए जाते थे, फोर्ट्स बनाए जाते थे, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। द बेसल उसको बोलते हैं, BASTILLE। उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उनके अंदर घुसने की कोशिश करने लगे जहां उनको लगा कि उनको होर्डेड एम्यूनिशन ज़रूर मिलेंगे। इस आर्म्ड फाइट में वहाँ का जो कमांडर था बेस्टले का, वो मारा गया और प्रिजनर्स रिलीज हो गए सबके सब। जबकि वहाँ पे सिर्फ 7 ही लोग थे, लेकिन जो बेस्टले था उसको बहुत ज़्यादा हेट किया गया जाता था और ये था कि वहाँ का जो पूरा पावर था वो राजा के हाथ में था। जो वो फोर्ट था उसको गिरा दिया गया, उसपे बहुत सारे पत्थरबाजी किए गए, उसके जो पत्थर थे उसको मार्केट पे बेचा गया और लोगों ने उस डिस्ट्रक्शन को एज अ सुवेनियर अपने पास रखना स्टार्ट किया। अब इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारे रायट्स देखने को मिले इस तरह इसी तरीके के पेरिस में भी और कंट्री साइड एरियाज़ में भी। फ्रांस की बात कर रही हूँ। और कई ऐसे लोग थे जो इस प्रोटेस्ट में उन लोगों के खिलाफ थे जिनके ऊपर कहते हैं ना कि हाईएस्ट प्राइस ऑफ ब्रेड हुआ करता था। इसके बारे में और बात करेंगे इन डिटेल। काफ़ी बाद में देखा गया, हिस्टोरियंस ने जब इस टाइप के बारे में सोचा तो उनको पता चला ये सारा स्टार्ट कैसे हुआ था और वो आगे चल के क्या हुआ। तो फ्रांस के किंग को अल्टीमेटली एग्जीक्यूट किया गया और उस टाइम पे किसी ने ये चीज़ सोचा नहीं था कि आगे चल के ऐसा कुछ हो जाएगा कि फ्रांस के किंग को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये सब कुछ कैसे हुआ? तो फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में कैसी थी? सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी हुआ करते थे, ठीक है। सेकेंड स्टेट में नॉबेल्टी होते थे। थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा होते थे। फिर आते थे पीजेंट्स, आर्टिसंस और फिर आते थे स्मॉल पीजेंट्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम था। अब इस सिस्टम था कैसे? 1774 में लुइस 16 जो थे बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स से, उनको फ्रांस का थ्रोन मिल गया जस्ट बीइंग द किंग, मोनार्की के तहत। वो 20 साल के थे, मैरिड थे वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट के नेम से। आप मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये मैरी भी काफ़ी फेमस है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इनके बारे में भी आप जाके ज़रूर पढ़ें। और इनको जब जब ये राजा बने तो इनको पता चला कि जो ट्रेजरी है इनका, जो इनका खजाना है राज्य का, वो पूरी तरीके से खाली है। अब ये बहुत सारे साल के जो लड़ाइयाँ हुई उससे सारा फाइनेंशियल रिसोर्स जो था फ्रांस का वो ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से जो कोर्ट को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए था वो सब इनके लिए मुश्किल हो गया। तो फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16, उन्होंने हेल्प लिया 13 अमेरिकन कॉलोनी से टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवर्स वहाँ का करेंसी हुआ करता था, to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices, and universities, the state was forced to increase the taxes। क्योंकि पैसे चाहिए थे, टैक्सेस बढ़ा के स्टेट ने को फोर्स किया गया कि इससे रनिंग गवर्नमेंट को पैसे मिलने चाहिए। Yet even this measure would not have sufficed। इतना ही काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में डिवाइड हो गई 3 स्टेट में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। और
कुछ मेंबर्स जो थे वो थर्ड स्टेट में जो थे वो ही सिर्फ पे करते थे टैक्सेस, है ना। थर्ड स्टेट में कौन थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल लैंडलेस फार्मर्स और लेबर सर्वेंट्स। तो इनको सिर्फ पे करना होता था। क्लर्जी और ये सब जो थे इन लोगों को पे नहीं करना होता था। अब सोसाइटी ऑफ स्टेट जो था वो एक फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा था जो मिडिल एजेस से ही चला आ रहा था। ये जो ओल्ड रिजीम का टर्म था वो उससे डिस्क्राइब होता था सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेंच 1789 से पहले से ये सब डिस्क्राइब इसी तरीके से होता आ रहा था। ठीक है। अब पीजेंट्स कितने थे? पीजेंट्स फ्रेंच सोसाइटी में तकरीबन 90% पॉपुलेशन थे, तो सिर्फ 10% लोग बच गए ना। 90% तो टैक्स पे कर ही रहा है, और सिर्फ उसमें से स्मॉल परसेंटेज ऐसे थे जिनके पास अपना खुद का लैंड था कल्टीवेशन के लिए। ये भी हम वहाँ के एक पॉवर्टी सिनेरियो को देख रहे हैं। वहाँ पे जो लोग वीकर सेक्शन थे ये समझ रहे हैं इससे। बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास लैंड था। अबाउट 60% लैंड जो थे वो नॉबल्टीज, जिनकी हमने बात की, जो चर्चेस थे, जो रिचर सेक्शन थे थर्ड स्टेट के, उनके पास हुआ करता था। और जो फर्स्ट टू स्टेट थे, जो क्लर्जी थे और नॉबल्टी थे, उनको सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिला करते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किनको टैक्स पे करना पड़ता था। नॉवेल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस तो थे ही, साथ में वो जो फ्यूडल ड्यूज था वो भी उनके पास आता था, जो फार्मर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। पेजेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपने लॉर्ड को उनको सर्व करना ही है। उनके फील्ड्स में, उनके हाउसेज में वो काम करते थे, वो आर्मी में काम करते थे, वो बिल्डिंग्स बनाते थे, रूफ्स बनाते थे। चर्च भी एक्सट्रैक्ट करते थे अपने शेयर ऑफ टैक्स को, जिसको टिथेट्स बोला जाता था, TITHES। वो पीजेंट्स से अगेन एक्सट्रैक्ट किया करते थे। फाइनली थर्ड स्टेट के सारे मेंबर जो पे करते थे टैक्स, वो इसी तरीके से करते थे, जो ये कोर्ट के जो सारे मेंबर्स की मैंने बात की है। अब ये इंक्लूड करता है डायरेक्ट टैक्स को, इसको बोलते हैं टैली, TAILLE। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी थे जो लिवाइड होता था ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, जैसे सॉल्ट पे टैक्स या टोबैको पे टैक्स, इन सारी चीज़ों पे टैक्स होता था। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का जो सारा बर्डन था स्टेट का, वो टैक्स के थ्रू ही पे होता था, और वो थर्ड स्टेट के लोग किया करते थे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है, अगर आप कभी सर्च करेंगे, द नॉबल्टी इज़ द स्पाइडर एंड द पीजेंट द फ्लायर। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा जो पीजेंट्स होते थे उनके पास जितनी भी चीज़ें होती थी, अपना ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड, वो सारी चीज़ें फैट लॉर्ड के पास लेके आते थे, जिसके ऊपर एक मकड़े का जाला बना होता था। और वो मकड़े का जाला कौन बनाता था? राजा बनाता था, जो रईस इंसान होता था, जो लॉर्ड होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो बिग बिजनेसमैन होते थे, वो लोग बनाते थे। और ये जो स्मॉल पीजेंट्स होते थे, लैंडलेस पीजेंट्स होते थे, ये लोग अपनी जितनी भी बची हुई चीज़ें होती थी, जो ये लोग उगाते थे, सब कुछ लेके आते थे। और ये लोग एक फ्लाई की तरह होते थे जो फंस जाते थे उस जाले में, जिनको अपना सब कुछ उनको देना है। और फिर भी वो जो लॉर्ड होता था वो उनकी तरफ देखता तक नहीं था, वो अपनी बस चीज़ें भरवाता था और उनको भेज देता था। तो ये एक तरह का आयरनिक इमेज क्रिएट किया गया है सोसाइटी में कि जितना डेविल के पास है वो उतना ही और ज़्यादा चाहता है, और इसके लिए वो अपना वेब बड़ा करता चला जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके ऊपर कई बार एसेज आते हैं। फिर स्ट्रगल टू सर्वाइव की बात करते हैं। पॉपुलेशन जो था 23 मिलियन था 1715 में फ्रांस का, और 1789 में वो जाके 28 मिलियन हो गया। इससे फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने लग गई। ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफ़ी नहीं हो पा रहा था डिमांड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से ब्रेड का प्राइस जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जो उनका स्टेपल फूड था उसका प्राइस बढ़ गया। काफ़ी सारे वर्कर्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे एज अ लेबर इन वर्क फोर्सेज, और उनको ओनर के फिक्स्ड वेज पे ही चलना पड़ता था। ओनर उनका वेज फिक्स्ड कर देता था कि तुमको इतने ही पैसे कमाने को मिलेंगे, तुम 150 रुपये नहीं कमा सकते, 100 ही मिलेंगे। फिर वेज जो थे वो भी बढ़ते नहीं थे, वो भी उनका फिक्स ही था बहुत सालों से। वो जो गैप था पुअर और रिच का वो बढ़ता ही जा रहा था। रिच टैक्स और ज़्यादा कलेक्ट करता ही जा रहा था क्योंकि वो टैक्सेस बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ों का प्राइस बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो कमा रहे हैं नीचे के तबके के लोग, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, जिससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर ड्राउट वगैरह जब आया करता था, जब हार्वेस्ट कम होता था, तो और ज़्यादा सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाया करता था उस टाइम पे। और फिर आया सिचुएशन एक ग्रोइंग मिडिल क्लास का,
जिन्होंने सोचा कि प्रिविलेजेस को एंड कैसे किया जाए। तो पास्ट में हमने क्या देखा, वर्कर्स और फार्मर्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट्स में, जिससे कि जहाँ पे टैक्सेस बढ़ाया जाता था या फूड की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो वो रिवॉल्ट किया करते थे। लेकिन उनके पास दिक्कत क्या थी, उनके पास कोई मीन्स या प्रोग्राम नहीं था उस चीज़ को फुल स्केल पे मेजर पे लेके जाने के लिए, उन प्रोग्राम्स को, जिससे कि सोसाइटी में कोई सोशल या इकोनॉमिक चेंज आ सकता था, जिसकी वजह से वो ग्रुप जो थे वो वापस से थर्ड स्टेट के अंडर रह जाते थे, जो प्रॉस्पेरस होता रहता था और उनके पास एक्सेस ऑफ एजुकेशन या न्यू आइडियाज़ नहीं पहुंच पाता था। 18th सेंचुरी में ये देखा गया कि सोशल ग्रुप्स इमर्ज होने लग गए, जिनको बाद में मिडिल क्लास बोला जाने लग गया, जो वेल्थ कमा रहे थे ओवरसीज़ के ट्रेड से, जो बाहर के ट्रेड थे या जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया करते थे वुलन सिल्क टेक्सटाइल्स वगैरह से, उससे उन्होंने एक्सपोर्ट करते थे रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के द्वारा, और इस तरीके से एक मिडिल क्लास एक सोशल ग्रुप्स जनरेट होने लग गया। मर्चेंट्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स थर्ड स्टेट में जो इंक्लूडेड थे प्रोफेशंस में, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये लोग भी आ गए थे। ये सारे एजुकेटेड लोग थे और बिलीव करते थे कि किसी भी सोसाइटी को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। हर इंसान का एक सोशल पोजीशन डिपेंड होना चाहिए उसके मेरिट के बेसिस पे। ये सारे आइडियाज़ से सोसाइटी बेस करने लगी फ्रीडम और इक्वल लॉ के बारे में, वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचने लग गए। और जॉन लॉक और जीन जैक्स रोजो जैसे जो फिलोसफर्स थे वो आगे आने लगे, और इन्होंने लॉक ने एक फिलॉसफी दी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क की बात की गई थी। और रूजो ने कैरी आउट किया, आइडिया फॉरवर्ड किया, proposing a form of government based on social contract between people and the representatives. In the spirit of laws में मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि पावर और डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, जिसके ऊपर यूएस का जो आप गवर्नमेंट सिस्टम देखते हैं वो डिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा ये मॉडल के ऊपर। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13th कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जब वो इंडिपेंडेंट हुए तो उन्होंने इसी मॉडल पर अपना पूरा कॉलोनी को सेटअप किया था, इंडिपेंडेंस को। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी of individual rights was an important example for political thinkers in France. The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers, जिससे कि जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते थे वो भी जब इनको जोर जोर से पढ़ते हुए सुनते थे तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और इस न्यूज़ से पता चला कि लुइस 16 जो है वो और ज़्यादा टैक्सेस लाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है इम्पोज करने की, ताकि स्टेट के जो एक्सपेंसेस है उसको मीट किया जा सके और ज़्यादा, जिससे लोगों के अंदर गुस्सा और प्रोटेस्ट की भावना जाग गई प्रिविलेज्ड के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। अभी हम बात करते हैं क्विकली रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। तो लॉर्ड 16 जो था उसने टैक्सेस बढ़ा दिए अपने रीजंस की वजह से। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम था मोनार्क का, उनके पास पावर वैसे था नहीं, है ना। पहले के रिजीम के अकॉर्डिंग मोनार्क के पास कोई पावर नहीं होता था कि वो इम्पोज कर दे टैक्सेस को अपने विल के अकॉर्डिंग। उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की, जो वहाँ पे प्रपोजल पास करते थे न्यू टैक्सेस को लेके। तो स्टेट जनरल कौन होते थे, पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें 3 स्टेट्स जो थे वो सेंड करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। सिर्फ उसमें मोनार्क, however the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614 सॉरी, और अभी हम 1780s की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1614 में लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी, तो यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है। 5 मई 1789 में लुइस 16 ने एक फाइनली असेंबली को बुलाया जिसमें बात हुई कि इन सारे प्रपोजल्स को पास किया जाए। हॉल जो थे वहाँ के वर्सलाइज में, वहाँ पे एक होस्ट को डेलीगेट करने के लिए प्रिपेयर किया गया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, और जिनको रो में एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करते हुए 2 साइड्स में बिठाया गया था। 600 जो थे थर्ड स्टेट को खड़ा किया गया था बैक में। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो ज़्यादातर प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड ग्रुप हुआ करते थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और विमेन को फिर भी एंट्री डिनाइड थी इस असेंबली में। तो आप देख रहे हैं इक्वालिटी फिर भी नहीं है, लेकिन उनके ग्रीवेंसेस और डिमांड्स को सुनने के लिए तकरीबन 40,000 लेटर्स लाए गए थे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। जो वोटिंग हुई स्टेट में जो पास्ट में होती थी वो उस प्रिंसिपल पे होती थी कि हर स्टेट से एक वोट जाएगा। इस बार लुइस 16 भी इसी प्रैक्टिस को करने को तैयार था, लेकिन
थर्ड स्टेट के मेंबर ने डिमांड कर दिया कि इस बार वोटिंग असेंबली में एज अ होल होगी, हर मेंबर करेगा। 4 स्टेट के लोग, 4 वोटिंग नहीं होगी, 3000 लोग अगर हैं तो 3000 लोग वोट करेंगे। और ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। जब किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया तो थर्ड स्टेट के लोगों ने वॉकआउट कर दिया असेंबली से एज अ प्रोटेस्ट। थर्ड स्टेट के लोगों को देखा गया, वो एक स्पोक पर्सन बन गए थे होल फ्रेंच नेशन के लिए। 20 जून को they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau Abbasius. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled in Versailles. और एबेसिलीज जो थे वो ओरिजिनली प्रीस्ट थे जिन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स लिखे थे जिसको बोला गया व्हाट इज द थर्ड स्टेट. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France had seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. फिर से प्राइस बढ़ गया ब्रेड का, और बेकर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उनके सप्लाईज को रोका जाने लग गया. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स. औरतें गुस्से में फिर शॉप्स में जाने लग गई. किंग ने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को कि पेरिस की तरफ जाओ. जुलाई 14 को एजिटेटेड क्राउड ने फिर से बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो मैंने बात की थी ऊपर. तो वहाँ पे तब जाके बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया गया था. कंट्री साइड में फिर से र्यूमर फैल गया था उस टाइम पे जो हमने बात की थी कि विलेज टू विलेज की जो मैनोर जो है, मैनोर क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जिसमें कि लैंडलॉर्ड्स और उनके मैंसन्स हुआ करते थे. उसके जो लॉर्ड हैं, जो मैंसन्स के लॉर्ड हैं, उन्होंने लोगों को हायर किया गया है पके हुए फसलों को, बने हुए फसलों को काटने के लिए, ख़राब करने के लिए. और इस डर से पीजेंट्स जो थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वो उन्होंने जाके चैटेक्सियो, जिसको कैसल बोलते हैं, जिसपे किंग और नोबलमैन रहते हैं, उस पे जाके अटैक कर दिया डर के मारे कि हम क्या करेंगे, कैसे बचेंगे. उन्होंने होर्डेड जो ग्रेन्स थे उनको लूट लिया, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें जो मैंशन के जो ड्यूज़ लिखे हुए थे उन सबको जला दिया कि हमारा कोई ड्यू नहीं है, सारे टैक्सेस वाले जला दिए गए. जो नॉबल्स थे वो घर से भाग गए, उन्होंने काफ़ी सारे नेबरिंग कंट्रीज़ में अपना माइग्रेशन कर लिया था. जब रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स में इस तरह के पावर को, जो प्रॉब्लम्स को जो फेस किया पावर ने, लुई 16 की पावर ने, तो फाइनली उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज़ किया, उनके प्रिंसिपल्स को मान लिया कि ठीक है, अब से कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पावर्स को चेक किया जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन चेक्स एंड बैलेंस का काम करेगा. On the night of 4th August 1789, French Assembly passed a decree, okay, abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished, and lands owned by the churches were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 million livres. फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था. नेशनल असेंबली कंप्लीट कर लिया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में जाके. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जिससे वो जूझ रहे थे बुरी तरीके से. ये सारे पावर जो थे ये कॉन्सेंट्रेट हो चुका था एक इंसान के हाथ से निकल के, और अब वो सेपरेट हो चुका था, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को असाइन हो चुका था. एक लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा जुडिशियरी है, जो हम इंडिया में भी देखते हैं. इससे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी. ठीक है, अब क्या सिनेरियो आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 में, उसमें लॉ बना दिया गया. उसमें ये पावर आ गया कि लॉ नेशनल असेंबली में बनेगा, जो कि इनडायरेक्टली पास इलेक्ट हुए थे जो नेशनल असेंबली के लोग, और सिटीजन ने कुछ सेट ऑफ इलेक्टर्स को वोट किया था जिन्होंने बाद में असेंबली को चुना था. नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट. अभी भी ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of the laborer's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. तो अब यहाँ पे active और passive citizens का बाइफर्केशन कर दिया गया था. To qualify as an elector
And then as a member of assembly a man had to belong to the highest brackets of the taxpayer. Again rich लोग ही तो आएंगे, क्योंकि highest taxpayers कौन होंगे, जो rich है. तो अब फिर से यहाँ पे डिवाइड आ गया था. फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, then were established as natural and inalienable rights, that is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's source. अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्या था? मैन आर born and remain free and equal in rights. The aim of every political association is preservation of the natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security, and resistance to oppression. The source of all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that doesn't come from the people. Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. The law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to participate in its formation personally or through their representatives. All citizens are equal before it. No man may be accused, arrested, or detained except in cases determined by the law. Every citizen may speak, write, and print freely. He must take responsibility for the abuse in such liberty in such cases determined by the law, for the maintenance of the public force and for the expense of administration. A common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion of to their means. Since this property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. तो ये इस पार्ट का है. अब एक छोटी सी बात करते हैं, रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मैरेट ने क्या कमेंट किया था अपने न्यूज़पेपर में. द फ्रेंड ऑफ द पीपल उनके न्यूज़पेपर का नाम था. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा उस पर कमेंट किया गया था. द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बिन गिवन टू द रिच. द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन. हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ. Yet, laws will last only as long as the people agree to obey them. And when they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of wealth. उसके बाद political symbols बने, the broken chain, the bundle of rods or fasces, the eye within a triangle radiating light, sapphire, snake biting its tail to form a ring, red Phrygian cap, blue, white, red, the winged women, the law tablet. Please read about them in detail. अब फ्रांस ने क्या मोनार्की और रिपब्लिक बना, ये इसका आखिरी हिस्सा है. उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे. ठीक है, तो जो फ्रांस की सिचुएशन थी और ज़्यादा टेस्ट होने लगी टाइम के साथ, और कुछ सालों में देखा गया कि लुई 16 में वैसे कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया, वो सीट नेगोशिएशन भी साथ के साथ आया था किंग ऑफ प्रूसिया के साथ, और वहाँ के जो अदर नेम कंट्रीज के रूलर्स थे वो भी वर्डेड थे फ्रांस के डेवलपमेंट से. उनको लगा कि यार मतलब उन्होंने सपने के साथ में प्लान किया कि ट्रूप्स को भेजा जाएगा टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड टेकिंग प्लेस सिंस देन द समर ऑफ 1789. ये हो पाता उससे पहले नेशनल असेंबली ने वोट किया अप्रैल 1792 में टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट रूसिया एंड ऑस्ट्रिया. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of people against kings and aristocrats all over Europe. तो ये यहाँ पे वॉर आउटब्रेक हो गया कि अब हमें वॉर के थ्रू ही करना होगा, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था जीन पॉल ने जो सजेस्ट किया, कमेंट किया उसके बेसिस पे. उसके एक पेट्रियोटिक सॉन्ग आया जिसने गाया था उसको बोलते हैं मार्सियलीज, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर डे लैंस, जो अब वॉलंटियर से पहली बार, जो अभी वहाँ का नेशनल एंथम है फ्रांस का. और रिवॉल्यूशनरी वॉर से काफ़ी सारे लॉसेस हुए, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज होने गई, लोग मैन वर फाइटिंग एट द फ्रंट, और पीछे रह गई थी. पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है, फैमिली को भी देखना है. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो था वो कन्विंस था कि रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer section of the society.
पॉलिटिकल क्लब्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए थे, वोटिंग पॉइंट बन चुके थे लोगों के लिए, जो डिस्कस करना चाहते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, वो प्लान करना चाहते थे, उनके कुछ एक्शन क्या होने चाहिए। ये क्लब्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे। जैकोबिन्स जो नाम से एक क्लब था वो, जिसको नाम पड़ा था फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस पे। विमेन भी कई काफ़ी एक्टिव हो गई थी पीरियड में आके, उन्होंने अपने खुद के क्लब्स तैयार कर लिए थे। और बहुत सारे जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो काफ़ी लेस प्रॉस्पेक्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी बहुत ही लेसर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से वो आने लग गए थे। एक तरीके से देखा जाए तो लोअर पार्ट से आने लग गए थे। उसमें स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच प्रिंटर्स, ये लोग लग गए थे जो डेली वेज वर्कर्स थे। इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। लार्ज ग्रुप था जैकोबिन्स में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनेंगे जो कि बकवर्ड ना करते थे, टू शो कि वो फैशनेबल होने से अलग हैं, वो उसे अलग दिखना चाहते थे कि हम स्पेशली जो नॉवेल्स लोग नी ब्रीज वगैरह पहनते उससे अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। उसके बाद जो जैकोबिन्स थे उनको सैंस ऑलियोट्स बोला गया, जिसका मीनिंग था कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस। और जो लोग थे वो रेड कैप्स लिए पहनते थे लिबर्टी को। जो औरतें थी फिर भी वहाँ पे उनको जाना अलाउ नहीं था। समर 1792 की एनिवर्सरी बात करें तो जैकोबिन्स ने प्लान किया कि उनको अब इंसरेक्शन करना होगा लार्ज नंबर ऑफ Parisians who were angered by the short supply and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king के गार्ड को मार दिया, किंग को हॉस्टेज बना दिया काफी उनके लिए। बाद असेंबली ने वोट किया कि पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को प्रिजन किया जाए। इलेक्शंस हो गए और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जितने भी आदमी के हिसाब से ऊपर के लोग हैं उनका वेल्थ कुछ भी हो, उनके पास हक होगा वोटिंग का। तो एज ऑफ 21 वाला जो एज का जो वोटिंग राइट आया वो तब आया है 1792 में। न्यूली इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन आने लग गया। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया, फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या होती है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को भी, उसमें कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होता है, राइट। लुइस 16 को सेंटेंस कर दिया गया डेथ के लिए ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया प्लेस डाले कॉनकॉर्ड में। कुछ टाइम के बाद क्वीन मैरी को भी सेम चीज उसके साथ भी। वापस सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ इस पीरियड में। एक चीज़ और क्या आया कि 1793 से 94 में रेन ऑफ टेरर क्राइम्स हो गया, लोगों ने बोला। रॉबेस्पियर जो चूज हुआ था उसने पॉलिसी बहुत ज़्यादा सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की बना दी। वो जिसको भी अपना नहीं दिखता रिपब्लिक का, वो चाहे वो एक्स नॉबल्स हो, क्लर्जी हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को या उसकी खुद की पार्टी के लोग हो, उन सब के जो भी उसके साथ अग्री नहीं करते थे, उस मेथड्स के साथ अग्री नहीं करते थे, उनको वो अरेस्ट का इम्प्रिजन करता और फिर उनको रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल दिया जाता था। कोर्ट में अगर उनको गिल्टी पाया जाता था उनको गिलोटिन किया जाता था। गिलोटिन क्या होता है? वो एक डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और ब्लेड होता है विथ विच अ पर्सन इज बीट, वो उनका गला काट दिया जाता था। इसको डॉक्टर गिलोटिन के जिन्होंने बनाया उसके नाम पे रखा गया था। तो ये किया जाने गया। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने इशू कर दिया था लॉ जिसमें कि मैक्सिमम सील वेजेस और प्राइसेस के बढ़ा दिए जाए, सारे प्राइसेस बढ़ा दिए जाए और ये सारी चीज़ें हो गई थी। मीट और ब्रेड को राशन दिया जाने लगा था। पीजेंट्स को फोर्स किया गया था कि वो अपने ग्रेन्स को सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करे और गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसी पे बेचे। तो यानी कि मोनोपोली हो गई, एक दाम पे सब कुछ बेचना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट चाहती है वो इसी हिसाब से चलेगा। तो अगेन रिपब्लिक वाला सिनेरियो नहीं नजर आ रहा रिपब्लिक में भी। फिर मोर एक्सपेंसिव जो व्हाइट लोग थे उनको बंद कर दिया गया था। सारे सिटीजन को फोर्स किया गया था वो इक्वालिटी ब्रेड को खाएं, जो एक लोफ होता था जो होल व्हीट से बना था। इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया जाता था स्पीच और एड्रेस के फॉर्म में। सिर्फ ट्रेडिशनल मॉन्सियर सर जो और मैडम जो बोला जाता था, सर और मैडम को जो तो उससे चेंज करके सिटीजन बना दिया गया था, जिसको फ्रेंच में सिटोयन और सिटोयनिन बोलता था। चर्चेस को बंद कर दिया गया था, उनकी बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया था बैरक्स और ऑफिसेज में। रॉबेस्पियर जो था वो पॉलिसीज को परस्यू करता था इस तरीके से कि उसके खुद के सपोर्टर अब बोलते थे, मॉडरेशन की डिमांड करते थे कि थोड़ा उसको मॉडरेट कर दो, इतना नहीं झेला जा सकता है। फाइनली उसको भी जुलाई 1794 में कन्विक्ट किया गया, अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे उसको गिलोटिन दिया गया। तो उसको उसी का फेट वापस मिला। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस में हुई थी और एक डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में। फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of the society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under Jacobins. तो Jacobins जो तब बनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले का आप देखो कि डायरेक्टरी बनी और उसमें लोग अब डिसाइड करें कि पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। However,
The directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the paved the way for the rise of military dictatorship that was Napoleon Bonaparte. Through all these changes in the form of government, the ideals of equality for law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe. अब ये सारी चीज़ें किस बीच में वुमेन का भी रिवॉल्यूशन में रोल आने लग गया, ठीक है। स्टार्टिंग से वुमेन वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने लग गई थी, वो फ्रेश सोसाइटी चेंज लाने की बातें करने लग गई थी, उनको होने लग गया था कि उनके इन्वॉल्वमेंट से रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर बनेगा और वो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नए मेजर्स लाएँ। काफ़ी औरतें ऐसी थी जो थर्ड स्टेट में अपनी लाइफ के लिए जॉब करती थी, वो काम करती थी एज अ लेबर और प्रोफेशनल्स एंड ऑल दैट। उन्होंने लॉन्ड्रेस के तौर पे फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स बेचना, वेजिटेबल्स मार्केट में बेचना, उसी रोल में जो प्रॉस्पेरस लोगों के घर पे काम करते थे, तो ये सारे काम शुरू होते हैं। काफ़ी औरतों के पास एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं था, सिर्फ नॉबल्स या वेल्थियर लोगों की ही बेटों को बाहर कॉन्वेंट में पढ़ने का अलाउड था और उसके उनकी शादी अरेंज कर दी जाती थी। वर्किंग औरतें होती थी, उनको फैमिली का भी ध्यान, कुक भी करना है, पानी भी लाना है, ब्रेड के लिए भी करना है, उनको सब कुछ करना होगा, फिर भी वेज जो है आदमियों से कम होता था। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, जो स्टार्टिंग की बात यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ चुका था, न्यूज़पेपर्स में आने लगे थे। 60 वुमेन क्लब्स आ गए थे अचानक से ही फ्रांस के डिफरेंट सिटीज में। सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन was the most famous of them. Society of Revolutionary and Republican Women. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as that of men. Women were disappointed that the constitution would even treat them as the passive citizens. उन्होंने right to vote मांगा, उन्होंने to be elected to the assembly, hold political office. Only then they felt they would have their interest be represented in the new government. अर्ली ईयर में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कुछ लॉज जिससे औरतों की लाइफ बेटर हो, जैसे कि स्टेट स्कूल आना, स्कूलिंग को औरतों के लिए कंपलसरी करना, लड़कियों के लिए उनके फादर को बताना कि वो फोर्स नहीं कर सकते उनके विल की शादी करवाना, मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसकी फ्रीली रजिस्टर्ड किया गया, सिविल लॉ के अंदर में डिवोर्स को लीगल किया गया, कुड बी अप्लाई बोथ मेन दोनों ले सकते हैं। औरतों को जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाने लग गया, वो आर्टिस्ट बनने लगे, स्मॉल बिजनेसेस रन करने लगे। औरतों का स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। साथ का साथ जो चला था उस टाइम पे नए गवर्नमेंट ने इशू किया था ऑर्डर्स जहाँ पे औरतों के क्लब को बंद कर दिया जाए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया, काफ़ी अरेस्ट किया गया था, काफ़ी औरतों के टाइम पे एक्सिक्यूट किया गया था। उनका मूवमेंट जो वोटिंग के लिए था, इक्वल वेज के लिए था, वो अगले 200 साल तक कई कंट्रीज में कंटिन्यू रहा था वर्ल्ड में। Fight for the vote was carried out through international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an aspiring memory. It was finally 1946 that women danced on the right to vote. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। अब हम क्विकली बात करते हैं स्लेवरी के एबॉलिशन के बारे में, ठीक है, कैसे स्लेवरी खत्म हुई। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिम वाज एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। द कॉलोनीज इन कैरिबियन, मार्टिनिक और Guadeloupe and San Domingo, आपका प्लीज प्रोनाउंसिएशन मुझे बताएं, were important suppliers of commodities such tobacco, sugar and coffee, but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of laborers on the plantation. So this was met by triangular slave trade between Europe, Africa and the Americans. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from Gulf chieftains, branded and settled. The slaves were packed tied into the ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. Exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. आप देखिए कैसे उनको टाइटली सामान की पैक किया जा रहा है। 8th सेंचुरी में कंट्रीज क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था फ्रांस में स्लेवरी को लेकर। नेशनल असेंबली में काफ़ी सारे डिबेट्स हुए, जिसके बाद राइट्स ऑफ मैन में इसको एक्सटेंड किया गया टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनी। सबके लिए होगा ये सारी चीज़, राइट्स ऑफ मैन। पर ये पास कोई लॉ नहीं हो पाया क्योंकि उनको डर लगता था कि बिजनेसमैन की तरफ से ऑपोजिशन होगा जिसके इनकम पे डिपेंडेंट था काफ़ी हद तक स्लेव ट्रेड और ये सारी चीज़ें। इट वाज फाइनली द कन्वेंशन इन 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery और plantation owners को वापस से understood their freedom, including the right to enslave African Negroes बोलते थे वहीं पे, in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। और रिवॉल्यूशन और एवरीडे लाइफ किस तरीके से फिर चेंज हुई, ये भी देखने की चीज़ है। जो वन इंपॉर्टेंट लॉ जो इफेक्ट में आया था जब बैस्टियल को गिरा दिया गया था 79 में, वो एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हुआ था। सेंसरशिप को एबॉलिश किया था। ओल्ड रिजीम के ऑल रिटन मटेरियल्स, कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले, सब कुछ पब्लिश हो सकता था, परफॉर्म हो सकता था ओनली आफ्टर दे हैड अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग।
Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen claimed freedom of speech and expression to be natural right. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. They all discussed the events and changes taking place in France. Freedom of press also meant that opposing views of events could be expressed. तो ये आया कि ऑपोजिंग व्यूज भी किया जा सकता है। हर जो थी वो कन्विंस थी अदर्स के पोजीशन को लेके कि वो मीडियम या प्रिंट के थ्रू अपनी बात रख सकते। प्लेस सॉन्ग फेस्टिव प्रोसेसंस जो थे वो लोगों को काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करने लग गए। तो एक तरीका था लोगों को ये बताना कि आइडिया ऑफ लिबर्टी जस्टिस जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो बोल रहे थे वो सब चीज़ें कैसे उन तक पहुंच सके, कैसे आइडेंटिफाई हो लोगों में इन सब चीज़ों के थ्रू शुरू हो गया था प्लेस सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेसंस के थ्रू। तो ये और उसमें ये भी था क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे थे जो पढ़ सकते थे लिखी हुई चीज़ें, तो ये सुनने में देखने में ज़्यादा समझ आने लग गई थी चीज़ें। कंक्लूजन में ये था कि 1804 में नेपोलियन जो था उसने खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया था। उसने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को कन्क्वायर लिया था और डिस्पोजिंग डायनेस्टीज को हटा दिया, किंगडम्स को बना दिया था, जहाँ पे उसने अपने फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको प्लेस कर दिया था। नेपोलियन ने देखा कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोपियन के तौर उसको देखा जाने लगा। उसने बहुत सारे ऐसे लॉ लेकर आए जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट की जाने की बात हुई थी, वेट मेजरमेंट और इन सब यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आया डेसिमल सिस्टम के तहत। और इनिशियली काफी लोगों का ये तो एक लिबरेटर है जो बाद में फ्रीडम लगा लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी जो आर्मी थी उनको देखा जाने लग गया कि वो इन्वेड करने वाले फोर्स है, ये सबसे छीनने झपटने वाले लुटेरे लोग हैं। बाद में फिर वाटरलू 1815 में एक वॉर हुआ था जिसमें उसको हराया गया, जहाँ पे उसके सारे ही जो मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। तो नेपोलियन हार गया, उसके बाद उनके कुछ व्यूज थे उनको इस तरीके अपनाया गया और कैसे उसको अपने वे में इम्पैक्ट मिला था। आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. People revoked the idea of freedom from the bondage into the movements to create a sovereign nation, India. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. तो इन लोगों पे भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ा था। तो ये सारी चीजें थी। टीपू सुल्तान फर्स्ट पर्सन जिसने इस तरह के क्लब की स्थापना की। आई होप आपको काफ़ी सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। बहुत चीज़ें मैंने सिर्फ पढ़ी है क्योंकि इसको और भी डिटेल आउट समझने की ज़रूरत है। मैं वीडियो शॉर्ट आपको आइडिया दे रही हूँ टॉपिक्स के बारे में, आप इसके में और ज़्यादा पढ़े और मुझे भी कमेंट सेक्शन में कि आपने और क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा और इफ यू हेल्प फ्रॉम दिस वीडियोज आर नॉट। एंड वी कैन ऑल्सो हैव डिस्कशन विद वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप, अगर आप कोई चाहते हैं जिस पर डिस्कस करें ताकि इसको और इंटरेक्टिव बना सके तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।